नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास है वो गारस दत्तासी ने किया था। और गारस दत्तासी ने जो इतिहास लिखा उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। और गारस दत्तासी ने अपना इतिहास जो लिखा वो फ्रेंच भाषा में लिखा और 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ और 1847 में द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ। गारस दत्तासी के इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया शिव सिंह सेंगर ने। और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ। और शिव सिंह सेंगर ने लगभग 1000 कवियों का परिचय दिया। और उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के क्रम में यानी गति दी। और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में 1888 में प्रकाशित हुआ। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और ग्रियर्सन के इतिहास का जो नाम था वह था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करने का कार्य भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। और इस उनके इतिहास ग्रंथ को उन्होंने 12 भागों में बांटा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को उन्होंने 12 भागों में बांटा। और उसके बाद यानी ग्रियर्सन ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कही थी कि उन्होंने भक्ति काव्य को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा। और मिश्र बंधुओं ने भी अपना जो मिश्र बंधु विनोद है वो इतिहास ग्रंथ लिखा और इसके 4 भाग थे। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं वो अपने इतिहास का आरंभ 700 ईसा से मानते हैं। तो ये बात तो हम प्रारंभिक रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआती अवस्था है उसकी बात करते हैं। और बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन चलिए बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर को गति देते हैं। चलिए, तुलसीदास जी का निधन कब हुआ? तो तुलसीदास जी का निधन कब हुआ? तुलसीदास जी का निधन है वो 1623 में हुआ था। 1623 में तुलसीदास जी का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन अपना है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। तो मैला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। मैथिलीशन गुप्त की रचना रत्नावली का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1960 में मैथिलीशन गुप्त जी की रचना थी जिसका नाम था रत्नावली, उसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न देखिए, गुनाओं का देवता उपन्यास है वो धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाओं का देवता। और एक उपन्यास और भी है गुनाओं की देवी, तो उसके बारे में भी आप याद रखिएगा। निराला की अनामिका भाग 2 में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं? तो निराला की रचना अनामिका, अनामिका प्रथम, अनामिका द्वितीय। तो अनामिका द्वितीय में लगभग लंबी कविताएं हैं। नवबेला, सरोज समर्थी, बादल राग, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा और सम्राट अष्टम के प्रति। देखिए, दो तो इनमें लंबी कविताएं हैं, सरोज समर्थी और राम की शक्ति पूजा। तो अनामिका में नवबेला, सरोज स्मृति, बादल राग, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति। अगला, चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। मृदुला गर्ग का उपन्यास है चितकोबरा, बहुत बार प्रश्न आपके सामने आया। नगर शोभा है वो रहीम की रचना का नाम है नगर शोभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास है वो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी उपन्यास। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीजवपन काल, तो बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। सोया हुआ जल ये उपन्यास है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है सोया हुआ जल। चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उगर का उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। गुनाओं की देवी यादवेंद्र शर्माचंद्र का उपन्यास है गुनाओं की देवी। गुनाओं की देवी यादवेंद्र शर्माचंद्र का उपन्यास है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम
प्रारंभिक काल, देखिएगा आरंभिक काल मिश्र बंधु ने, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था। ये कंफ्यूज आप दूर कर लीजिएगा। प्रारंभिक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने और आरंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया था। आदिकाल का नाम। पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार साधारण सा प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मैथिली सन गुप्त का झंकार काव्य कब प्रकाशित हुआ? झंकार काव्य 1929 में प्रकाशित हुआ। झंकार काव्य। सत्यवती कथा, बार बार प्रश्न रिपीट है, ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा। मदनाष्टक, ये रहीम की रचना का नाम है मदनाष्टक। और अष्टयाम, अष्टयाम है वो अग्रदास की रचना है अष्टयाम। और निराला की अंतिम काव्य रचना सांदे काकली है। तो निराला की अंतिम रचना वो सांदे काकली है। भरत मिलाप रचना अग्रदास की रचना का नाम है भरत मिलाप। और खेट कोतुम रहीम का किस प्रकार का ग्रंथ है? ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है खेट कोतुम। अगला ज्ञानबोध, ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। मलुकदास ने आलसियों का मंत्र दिया था, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न कामदास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ज्ञानबोध है मलुकदास की रचना है। चलिए थोड़ा थोड़ा ये जब तक चक्कर लगाता है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही विस्तृत है, वृहद है। इसमें शुरू से लेकर आज तक के जितने सारे लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, सारे के सारे आ जाते हैं, उनकी रचनाएं आ जाती हैं। दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? पांडे बेचन शर्मा वगैरह का उपन्यास है। और आज के वीडियो का जो कमेंट पर्सन है, पहला कमेंट पर्सन बार बीच बीच में लाता रहूँगा। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया? आज के वीडियो का कमेंट पर्सन दोस्तों है, आप उत्तर दीजिएगा कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया? चलिए, परमाल रासु के रचनाकार का नाम? जगनिक की रचना है परमाल रासु। और रास पंचाध्यायी के रचनाकार का नाम बताइए? तो ये रहीम की रचना रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी रहीम की रचना है। आधा गांव उपन्यास के लेखक राई मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव। कुल्ली भाट निराला की किस विधा की रचना है? रेखा चित्र विधा की रचना है निराला की। नेक्स्ट है मैथिली सन गुप्त की विकट भट्ट रचना कब प्रकाशित हुई? 1929 में विकट भट्ट रचना है वो प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है चॉकलेट उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? आपको याद आ गया होगा। चलिए, पांडे बेचन शर्मा वगैरह की रचना है चॉकलेट। बल्लेसुर बकरिया निराला की किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्र विधा की रचना है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। ज्ञानदीप के रचनाकार, पहले आया था ज्ञानबोध, अब है ज्ञानदीप। तो ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, शेख नबी की रचना। मैथिली सन गुप्त की रचना साकेत का प्रकाशन वर्ष? मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार आपके सामने वीडियो में आ रहा है। और ये 1931 में साकेत रचना है उसका प्रकाशन हुआ था मैथिली सन गुप्त की रचना का। चित्रावली के रचनाकार उस्मान है, उस्मान ने चित्रावली की रचना की थी। निराला ने अपनी पहली कविता किसको माना? पहली कविता तो जूही की कली को, और इसका प्रकाशन 1916 में हुआ था। जूही की कली रचना को और इसका प्रकाशन 1916 में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मृगावती की रचना किसने की? कुतुबन ने की थी। ये प्रश्न तो आपको रटे गए होंगे भाई। 2018 से मैं वीडियो बना रहा हूँ और लगभग ये घूम फिर कर प्रश्न आपके सामने आते जा रहे हैं। और ज़्यादा फोकस मैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर दे रहा हूँ। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता किसको माना है? ये प्रश्न मोस्ट है। भारत माता की वंदना 1920 को। तो रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि निराला की प्रथम कविता जूही की कली नहीं है, भारत माता की वंदना है, और 1920 में इसका प्रकाशन हुआ। मधुमालती की रचना किसने की? मंजन ने मधुमालती की रचना की थी। मैथिली सन गुप्त की रचना यशोधरा का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1932 है। तो यशोधरा रचना उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1932 है। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैथिली सन गुप्त जी की खुद की प्रेस थी, इसलिए इनका प्रकाशन, और गूगल पर सर्च करोगे वो प्रकाशन आपको अलग अलग मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सूफी काव्य धारा का दूसरा नाम कौन सा है? प्रेम मार्गी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा का दूसरा नाम प्रेम मार्गी काव्य धारा है। श्रृंगार सोरठा रचना के रचनाकार का नाम बताइए? तो ये रहीम की रचना है श्रृंगार सोरठा। संत काव्य धारा
का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान मार्गी काव्य धारा, संत काव्य धारा का दूसरा नाम। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और आज की वीडियो का अगला कमेंट प्रश्न। मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु विनोद में कितने कवियों को स्थान दिया है? कमेंट का प्रश्न है, मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु विनोद में कितने कवियों को स्थान दिया है, यानी कितने कवियों का वर्णन किया है। तो वीडियो देखते देखते कमेंट भी कर दीजिएगा। कमेंट नहीं करोगे तो मैं यही समझूंगा कि आप नीरस हैं, बिल्कुल आनंद नहीं ले रहे हैं। चलिए अगला कमेंट का प्रश्न आए, तब तक और प्रश्न देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? 8 मानी है। वर्तमान में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। ये मोस्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 रस माने जाते हैं। वत्सल और भक्ति काल यानी भक्ति रस को थोड़ा अलग किया गया। रीति काल में रस संप्रदाय का प्रथमाचार्य कौन था? केशवदास। तो रीति काल में रस संप्रदाय का प्रथमाचार्य केशवदास था। अगला है, रस को आनंद का स्वरूप किसने माना? अभिनव गुप्त ने रस को आनंद का स्वरूप माना था। अभिनव गुप्त ने। रटने पर याद होंगे ये प्रश्न। यश और धन को काव्य का प्रयोजन मानने वाले आचार्य कौन कौन से? आचार्य मम्मट। यश और धन को काव्य का प्रयोजन मानने वाले आचार्य कौन है? आचार्य मम्मट है। देखो दोस्तों, ज्ञान देने वाले अलग अलग तरह का ज्ञान देंगे, लेकिन सही तैयारी तभी होगी जब हमें खुद याद होंगे, खुद हमारे दिमाग में बैठेंगे तभी याद होंगे। बाकी आप चाहे कैसे भी पढ़ें, कोई ज्ञानदार से जो लगे हुए हैं वो ज्ञान देते रहेंगे कि मैंने ये किया और ये तरीका अपनाओ और ये स्ट्रेटजी अपनाओ और ये कीजिए। भाई वो लग गए, इसलिए वो हमें स्ट्रेटजी बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से स्ट्रेटजी यही है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी स्ट्रेटजी अपनी काम में आएगी। काव्य शास्त्र का पहला संप्रदाय कौन सा माना जाता है? अलंकार संप्रदाय माना जाता है। काव्य शास्त्र का पहला संप्रदाय वो अलंकार संप्रदाय है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, भामह। और कन्हैयालाल सेठिया की वनफूल पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1940। ये राजस्थान के साहित्यकार हैं कन्हैयालाल सेठिया, प्रसिद्ध, और इनकी रचना वनफूल का प्रकाशन 1940 है। चलिए, कन्हैयालाल सेठिया को कौन सी राजस्थानी काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लीलटास काव्य कृति के लिए। लीलटास काव्य कृति के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आप कहोगे कि कन्हैयालाल सेठिया कोर्स में कहाँ से आ गए? भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दे दिया, अब इसके आगे कोई कुछ भी पूछ सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि कहाँ से क्या पूछेगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कभी? सन 1800 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में। नेक्स्ट है, प्रेम सागर के रचयिता का नाम बताइए। लल्लू लाल ने प्रेम सागर ग्रंथ की रचना की थी, लल्लू लाल ने। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा कहा था। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कभी? 1893 में हुई थी दोस्तों, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का एडिशन किसने कहा? मोस्ट टू मोस्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का एडिशन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और मोस्ट प्रश्न ही है तो कमेंट का प्रश्न भी पूछ लेते हैं। चलिए, साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा? साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा? आपका कमेंट में उत्तर आना चाहिए दोस्तों। कमेंट का प्रश्न है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कमेंट आए तब तक प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? समाचार सुधावर्षण हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? विद्यापति को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को माना है। तो एक लिस्ट ये भी बना लीजिएगा कि प्रथम कवि किसने किसको माना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का महाकवि बात हो रही है दोस्तों, हिंदी का महाकवि नहीं पूछ रहा है। हिंदी
का महाकवि तो किसको माना है? मलिक मोहम्मद जायसी को माना है, नहीं सॉरी चंद बरदाई को माना है महाकवि, और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना है। तो देखिएगा यहाँ पर हमें देखना है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना? अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनकी रचना प्रिय प्रवास काफ़ी मोस्ट है। और हिंदी का जो महाकवि माना है वो किसको? चंद बरदाई को, और महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासो को। ध्यान दीजिएगा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? सरहपा को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की? राम प्रसाद निरंजन ने, और ये खड़ी बोली हिंदी का परिमार्जित ग्रंथ है और प्रथम परिमार्जित ग्रंथ है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम परिमार्जित ग्रंथ होने का गौरव भाषा योग वशिष्ठ को है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? लेकिन यहाँ महाकवि है तो बात चल रही थी, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही जिक्र के साथ प्रश्न भी आ जाता है, कई बार संयोग हो जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को माना है, और महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को। याद हो गया होगा दोस्तों। आचार्य रामकुमार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किससे माना है? स्वयंभू को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। और आदि कवि भी किसको माना जाता है दोस्तों? स्वयंभू को ही माना जाता है। आदि कवि भी, हिंदी का आदि कवि भी स्वयंभू को माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव, अब खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव अमीर खुसरो का है दोस्तों। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? राजा मुंज को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। चलिए कमेंट का प्रश्न लेते हैं। और कौन से इतिहास लेखक ने, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक ने भक्ति काल को सबसे पहले 4 भागों में बांटा है? यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो ऐसा कौन सा साहित्यकार था जिसने भक्ति काल को सर्वप्रथम 4 भागों में बांटने का कार्य किया था? दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कमेंट के रूप में आपका जवाब आना चाहिए कि ऐसा कौन सा साहित्यकार है जिसने भक्ति काल के 4 टुकड़े किए थे, 4 भागों में बांटा था। चलिए बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम गद्य रचना किसको माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना है वो चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शालिभद्र सूरी को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? देखिएगा, प्रिय प्रवास को माना जाता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। चलिए, खड़ी बोली के समर्थन में आंदोलन चलाने वाले साहित्यकार का नाम अयोध्या प्रसाद खत्री। तो खड़ी बोली हिंदी के समर्थन में आंदोलन चलाने वाले साहित्यकार का नाम अयोध्या प्रसाद खत्री। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। देखो दोस्तों, श्रीधर पाठक ने किसका प्रबल समर्थन किया? खड़ी बोली हिंदी का उन्होंने प्रबल समर्थन किया था श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना किसने की? देवसेन ने ग्रंथ के रूप में रचना की, और ग्रंथ के रूप में हिंदी की यह पहली रचना मानी जाती है। तो दोस्तों श्रावकाचार है वो उसकी रचना देवसेन ने की थी, और ग्रंथ के रूप में हिंदी की यह पहली रचना मानी जाती है। हिंदी साहित्य में किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य भी कहा जाता है? ये बहुत ही मोस्ट है, भावात्मक निबंधों। कई बार आपके सामने आ जाता है कि गद्य काव्य किसे कहते हैं, गद्य काव्य रचना है, गद्य काव्य रचना है। यानी
ये लेखक की गद्य काव्य रचना भावात्मक निबंधों को क्या कहा जाता है? गद्य काव्य कहा जाता है। तो भावात्मक निबंधों की जितने भी रचनाएं हैं उनको गद्य काव्य कहा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट है, आप याद कर लीजिएगा। परिभाषा आपके दिमाग में नहीं आती है कि गद्य काव्य किसे कहते हैं भाई, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा गद्य काव्य किसे कहते हैं। तो ये भावात्मक निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य का वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर लिखा गया इतिहास है। अंग्रेजी के वर्णों के क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो गारसा दत्ताशी का इतिहास है दोस्तों, गारसा दत्ताशी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे मोस्ट हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। और ये इतिहास है वो नागरी प्रचारणी सभाकाशी द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यानी ये प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। और बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया, यानी हिंदी साहित्य की जो भूमिका के रूप में लिखा गया, शब्द सागर की भूमिका के रूप में। और इसका प्रकाशन हुआ था 1929 में और फिर स्वतंत्र पुस्तक के रूप में अलग प्रकाशित हुआ। लेकिन आप अगर तैयारी करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़ें, काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। इतिहास और आलोचना नामक पुस्तक की रचना किसने की? नामवर सिंह ने इतिहास और आलोचना नामक पुस्तक की रचना की थी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? कृष्ण शंकर शुक्ल ने की थी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना कृष्ण शंकर शुक्ल ने की थी। हिंदी कोविद रत्नमाला की रचना किसने की? श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला की रचना की थी। देखिए बात आ रही थी, हमने शुरुआत की थी इस वीडियो की इसी चीज से, इस्तवार द ला लिटरेट हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ से हमने इसको शुरू किया था कि भाई फ्रेंच साहित्यकार गार्स दस्तासी, और 1839 में इन्होंने पहला भाग और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित करवाया। तो कुल मिलाकर हम वहीं चल रहे हैं जहाँ पर हमारी दिशा है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। और काशी नागरी प्रचारणी सभा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित करवाया उसका नाम था हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। वो 16 खंडों में प्रकाशित हो सका, 18 खंड प्रकाशित करने का टारगेट था। और साहित्य का इतिहास दर्शन है वो पुस्तक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की है। तो अब चलते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो देखिए ये रचना जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और साथ ही साथ यानी इन्होंने और भी जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य से संबंधित लिखी हैं। सुंदरी तिलक की रचना किसने की? सुंदरी तिलक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो आधुनिक काल के एक तरह से गद्यकार, नाटककार, यानी हर विधा को उन्होंने समर्थ किया है। शिव सिंह सरोज की रचना किसने की? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की। और आज के कमेंट का प्रश्न दोस्तों अब पूछते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का प्रारंभ किसने किया? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण, यानी प्रत्येक काल के दो दो नाम रखने का रिवाज है, परंपरा है, उसका प्रचलन किसने किया? कमेंट के रूप में आपका यानी जो उत्तर है वो चाहते हैं। और दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा? से नाम शुरू होता है इसका। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा।
हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बात हमने अभी की थी। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह प्रकाशित हुआ और फिर स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? भाई रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी 1931 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ की रचना की थी। और हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना ये विजेंद्र स्नातक जी भी 1996 में इसी नाम से इन्होंने रचना की। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरपा को माना है। बार बार प्रश्न आ रहा है, आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो भी। संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो संत कवि कबीरदास जी को माना जाता है संत काव्य धारा का प्रथम कवि। और इसके अलावा आदिकाल को चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है। देखो यहाँ पर एक तो संधि चारण काल और एक है सिर्फ चारण काल। तो चारण काल का है जॉर्ज ग्रेसन ने। राहुल वेल के रचनाकार रोड़ा कवि, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। मन की चंचलता कहानी के लेखक, ये हिंदी की प्रारंभिक कहानियां माधव प्रसाद मिश्र की रचना मन की चंचलता। पुष्पलता कहानी संग्रह, सुदर्शन का कहानी संग्रह पुष्पलता। जयशंकर प्रसाद का आंधी कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1931 में आंधी कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा की रचना है, याद कर ही लीजिएगा, पूछा जाएगा, कोई अलग बात नहीं है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषीश्वर ठाकुर की रचना है, मोस्ट क्वेश्चन है। आप देखोगे दोस्तों एक से एक मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। दयाबोध गोरखनाथ की रचना है, नाथ पंथ के प्रवर्तक आरंभ करने वाले गुरु गोरखनाथ की रचना। पंचअग्नि ये भी गुरु गोरखनाथ की रचना है, याद हो गया होगा। अष्टचक्र ये भी गुरु गोरखनाथ की रचना है। चलिए, रसरा है ये भी गोरखनाथ की रचना है, रसरा भी। हिंदी नाटक को आधुनिक बोध से जोड़ने का कार्य किसने किया? उपेंद्र नाथ अशक ने। तो हिंदी नाटक को आधुनिक बोध से जोड़ने का कार्य उपेंद्र नाथ अशक ने किया था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते प्रश्न की तरफ। अपराजित नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। चलो एक कमेंट का प्रश्न पूछ लेते हैं। सर्वप्रथम अब उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? दोस्तों कमेंट कीजिएगा, आपका उत्तर चाहता हूं। चलिए, रक्त कमल नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1962 में, और ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। प्रबंध कोश रचना के रचनाकार का नाम बताए। राजशेखर की रचना प्रबंध कोश। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने। यार ये गजब संयोग है, जो प्रश्न पूछा जाता है वही आ जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे की रचना शेखर एक जीवनी। और चलते चलते आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया? वीरगाथा काल आदिकाल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए दोस्तों, मैं एक चीज आपके सामने थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास की बात चल रही है तो आपके मन में एक कन्फ्यूज हो रहा होगा कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया उसमें यानी 12 जो भाग किए वो क्या किए थे। पहला उन्होंने जो नाम दिया वो चारण काल। दूसरा दिया 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा दिया मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा दिया ब्रज का कृष्ण काव्य। पांचवां दिया मुगल दरबार। छठवां दिया तुलसीदास। सातवां दिया रीति काव्य। आठवां उन्होंने तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवां दिया 18वीं शताब्दी। 10वां नाम दिया उन्होंने कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां दिया महारानी शासन में हिंदुस्तान। और 12वां दिया विविध कवि या विविध एसक्त कवि, ये नाम दिया था। तो याद हो गए होंगे, कई बार कमेंट करते हैं कि 11 ही पढ़े हम तो 12 नहीं। तो विविध कवि नाम से उन्होंने 12वां यानी अनजान कवि जो थे उनका एक वर्णन करते हुए उन्होंने 12वां अध्याय दिया था। तो चारण काल पहला। दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य।
5वां मुगल दरबार, 6वां तुलसीदास, 7वां रीति काव्य, 8वां तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 9वां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां महारानी शासन में हिंदुस्तान और 12वां विविध अशक्त कवि। तो ये इन्होंने डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने काल विभाजन किया था और काल विभाजन करते समय उन्होंने जो आदिकाल था उसको चारण काल नाम दिया था। अगला जो प्रश्न है, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार। आचार्य चिंतामणि के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। कवि कुल कल्पतरु आचार्य चिंतामणि का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। मणिमाला कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का कहानी संग्रह मणिमाला। चौथी विवाह की पत्नी कहानी के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद्र जोशी की ये कहानी है चौथे विवाह की पत्नी। और अमर वल्लरी कहानी के लेखक का नाम बताइए। अमर वल्लरी, तो अमर वल्लरी कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चक्रव्यूह नाटक की रचना किसने की? चक्रव्यूह नाटक की रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र ने की थी। तो चक्रव्यूह नाटक की रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र ने की थी। और इसके बाद हम चलते हैं आगे। कोणार्क किस नाटककार का नाटक है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणार्क। आहुति नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है और 1940 में प्रकाशित हुआ। लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार मोहन राकेश 1963 में प्रकाशित। सच बोलने की भूल कहानी के लेखक यशपाल की कहानी है सच बोलने की भूल। सुखमय जीवन कहानी है वो चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कहानी है सुखमय जीवन। बुद्धू का कांटा उसने कहा था। 3 ही कहानियां मोस्ट हैं इनकी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य देव के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो आचार्य देव का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ कौन सा है? शब्द रसायन है। आचार्य देव का जो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है वो शब्द रसायन है। एक प्रश्न, श्रीपति के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम काव्य सरोज है। श्रीपति का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ काव्य सरोज है। और काव्य कल्पद्रुम की रचना श्रीपति ने की थी। तो श्रीपति का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ तो काव्य सरोज है और काव्य कल्पद्रुम की रचना भी श्रीपति ने की। आदिकाल का नाम संधि चारण काल किसने दिया? ये देखिए आ गया ना। ग्रेसन ने सिर्फ चारण काल दिया और रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल नाम और दे दिया। ठीक है, कितनी गजब की बात है यहाँ। थोड़ा सा नाम में अंतर कर दिया। काव्यालंकार ग्रंथ की रचना किसने की? काव्यालंकार ग्रंथ की रचना रुद्रट ने की थी। काव्यालंकार ग्रंथ रुद्रट का है, याद कर लीजिएगा। नरेश मेहता की संस्मरण रचना का नाम हम अनिकेतन। हम अनिकेतन। किस कारण से महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है? महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। भाई आधुनिक युग की मीरा महादेव वर्मा को कहा जाता, तो कारण देखिएगा। वेदना के गीतों के कारण महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पुरस्कार कहानी कब प्रकाशित हुई? 1936 में 5वें कथा संग्रह में संकलित है। रात रानी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? रात रानी नाटक 1962 लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक है रात रानी। विश्वपान नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है 1945 में प्रकाशित है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश का पहला नाटक है दोस्तों ये, और 1958 में प्रकाशित हुआ। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, ये तो सर्वसिद्ध है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया था। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने नाम दिया? धीरेन्द्र वर्मा ने। तो आदिकाल की बात चलती है तो आदिकाल की विशेषताओं पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं दोस्तों। आदिकाल की विशेषताएं हम वैसे बोलकर देखिए। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, रासो ग्रंथों की प्रचुरता है, डिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, प्रबंध और गेय मुक्तकों का सर्जन काल था, गीति शैली का उद्भव हुआ है, प्रकृति का चित्रण किया गया है, श्रृंगार रस वर्णन किया गया है,
युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है, वीर रस की प्रधानता है और वीरों की गाथाओं का वर्णन है, और साथ ही साथ आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा तथा राष्ट्रीयता का अभाव है। यानी आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा तथा राष्ट्रीयता का अभाव है, जनजीवन के संपर्क का भी अभाव है इसमें, और इसके साथ साथ प्रबंध और गेय मुक्तक जो सर्जन काल था उसमें ऐतिहासिक असंगतियां भी हैं। तो सार रूप में देखते हैं, इसमें गीति शैली का उद्भव काल माना जाता है, प्रसंगानुकूल छंदों की योजना है, डिंगल भाषा शैली का प्रयोग है, रासव ग्रंथों की प्रचुरता है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, जनजीवन के संपर्क का अभाव है, प्रकृति चित्रण है, श्रृंगार रस वर्णन है, युद्धों का सजीव वर्णन है, वीरस की प्रधानता है, वीरों की गाथाओं का वर्णन है, आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा तथा राष्ट्रीयता का अभाव पाया जाता है, ऐतिहासिक असंगतियां इसमें हैं, और साथ ही साथ डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। ये आदिकाल की विशेषताएं हैं। तो आदिकाल की विशेषताएं आपको याद हो गई होंगी। एक बार पुनः बोल देता हूं दोस्तों, ये काफ़ी मोस्ट है, इस वीडियो का मोस्ट टाइटल भी हो सकता है कि वीर रस की प्रधानता है, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, प्रकृति का चित्रण किया गया है, युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है, और वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया है, जनजीवन के संपर्क का बिल्कुल अभाव रहा है, और आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, और साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना का इसमें अभाव पाया जाता है, ऐतिहासिक विसंगतियां पाई जाती हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन देखने को मिलता है, रासु ग्रंथों की प्रचुरता मिलती है, यानी रासु ग्रंथ बहुतायत मात्रा में लिखे गए, डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया, डिंगल और पिंगल दो भाषाएं हैं लेकिन डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया, प्रबंध और गेय मुक्तकों का काफ़ी मात्रा में सर्जन हुआ इस काल में, और प्रसंग के अनुकूल छंदों की योजना भी बनी, यानी प्रसंगानुकूल छंद भी बनाए गए, और गीति शैली का उद्भव काल भी माना जाता है। तो गीति शैली का उद्भव काल भी इस काल को कहा जा सकता है, और इसमें इतिहास है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, ऐतिहासिक विसंगतियां देखने को मिलती हैं, यानी कालक्रम है वो सही तरीके से बैठा नजर नहीं आ रहा है। बलात्कार कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो पांडे बेचन शर्मा उगर की कहानी है। सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया? सचेतन कहानी का प्रवर्तन महीप सिंह ने किया था। कालरात्रि कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। आर.सी. प्रसाद सिंह का कहानी संग्रह कालरात्रि। और मधुआ कहानी के लेखक का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह मधुआ। मधुआ जयशंकर प्रसाद की कहानी है। सांपों की सृष्टि नामक नाटक के नाटककार हरीश कृष्ण प्रेमी का ये नाटक है सांपों की सृष्टि। जयपराजय नाटक के नाटककार, तो जयपराजय नाटक उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है, 1937 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करने से पहले 2 क्वेश्चन कमेंट के रूप में पूछे जाते हैं। भारतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता का नाम बताइए। भारतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता का नाम बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक का नाम बताइए। तो भारतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता का नाम बताना है और 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक का नाम बताना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा।